हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिटवाइज लर्निंग। आज हम एकेटीयू साइबर सिक्योरिटी यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 6 कवर करेंगे। ये वीडियो इस यूनिट की लास्ट वीडियो होने वाली है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपके डाउट्स एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व करेंगे। एंड हम अपने चैनल पे एकेटीयू के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, जैसे सीओए, पाइथन, डीएसटीएल, डेटा स्ट्रक्चर्स। तो एक बार चेकआउट ज़रूर करें। बाकी ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए बिना चलिए स्टार्ट करते हैं चल के लेक्चर को। सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज बैकडोर्स। So let's start from the definition. A backdoor is a secret entry point into a computer system that bypass normal authentication or security mechanisms. यानी कि जो एक बैकडोर होता है वो एक सीक्रेट एंट्री पॉइंट के जैसा काम करता है कंप्यूटर सिस्टम में। और वो क्या करता है कि नॉर्मल जो ऑथेंटिकेशन होता है या कोई भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स होता है उसको बाईपास कर देता है। इट अलाउज एन अटैकर टू रिमोटली एक्सेस एंड कंट्रोल द सिस्टम विदाउट द यूजर्स नॉलेज। विदाउट द यूजर्स नॉलेज यानी कि कोई भी अटैकर आपका जो सिस्टम है उसे रिमोटली कंट्रोल कर सकता है अपने सिस्टम से विदाउट आपके कंसेंट के या नॉलेज के। आपको पता भी नहीं चलेगा और कोई और आपका सिस्टम कंट्रोल कर रहा होगा। टॉकिंग अबाउट की कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट इज इंस्टॉल्ड मैनुअली और बाय ट्रोजन्स। यानी कि या तो खुद की गलती से या फिर किसी ट्रोजन से ये इंस्टॉल हो सकते हैं आपके सिस्टम में। इनेबल्स रिमोट एक्सेस, फाइल ट्रांसफर्स, की लॉगिंग और कमांड एग्जीक्यूशन। यानी कि रिमोट एक्सेस, फाइल ट्रांसफर, की लॉगिंग और कमांड एग्जीक्यूशन, ये सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें ये बैकडोर्स क्रिएट कर सकते हैं। यूज्ड बाय हैकर्स मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म कंट्रोल ओवर कंप्रोमाइज सिस्टम। मतलब ये हैकर्स करते हैं टू मेंटेन लॉन्ग टर्म कंट्रोल, यानी कि किसी भी सिस्टम में लॉन्ग टर्म कंट्रोल करने के लिए ओवर एनी कंप्रोमाइज सिस्टम। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बैकडोर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है टाइप, फिर उसका डिस्क्रिप्शन, फिर उसका एग्जाम्पल, जैसे हम हमेशा करते हुए आते हैं। तो पहला है सिस्टम बैकडोर, क्रिएटेड बाय मालवेयर टू बाईपास ऑथेंटिकेशन एंड गेन एडमिन कंट्रोल। यानी कि ये मालवेयर से बनाया जाता है और ये ऑथेंटिकेशन जो होता है सिस्टम का वो बाईपास कर देता है एंड एडमिन का जो मेन होस्ट कंट्रोल है वो ले लेता है। फॉर एग्जांपल नेटबस। एप्लीकेशन बैकडोर, इंसर्टेड इन सॉफ्टवेयर कोड बाय डेवलपर्स इंटेंशनली और एक्सीडेंटली। यानी कि मे भी हो सकता है आप इंटरनेट से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं एंड हैकर ने उसे उस सॉफ्टवेयर के अंदर छुपा के डाल के दे दिया। फॉर एग्जांपल डुअल ईसी डीआरबीजी। थर्ड इज रिमोट बैकडोर, allow hackers to execute commands remotely over the internet। बेसिकली वही कि जो जैसा नाम से समझ में आ रहा है, रिमोट वेक्टर, यानी कि जो रिमोटली हैकर्स जो हैं वो एक्सेस कर पाएं ओवर द इंटरनेट। फॉर एग्जांपल बैक ऑरिफिस एंड सब 7। लास्ट इज हार्डवेयर बैकडोर, एम्बेडेड इन फर्मवेयर और हार्डवेयर कंपोनेंट्स। यानी कि ये किसी भी हार्डवेयर डिवाइस में एम्बेडेड हो सकता है। एग्जांपल बायोस लेवल बैकडोर। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेगनोग्राफी। सो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह। स्टेगनोग्राफी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ हाइडिंग सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। यानी कि स्टेगनोग्राफी क्या है? आर्ट है ऑफ हाइडिंग एनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन विद इन ऑर्डिनरी नॉन सीक्रेट फाइल और मैसेज टू अवॉइड डिटेक्शन। यानी कि किसी भी ऑर्डिनरी फाइल में या नॉन सीक्रेट फाइल में या किसी मैसेज में, सो दैट डिटेक्शन को अवॉइड किया जा सके। अनलाइक क्रिप्टोग्राफी विच हाइड्स द कंटेंट ऑफ अ मैसेज, स्टेगनोग्राफी हाइड्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द मैसेज इटसेल्फ। यानी क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि वो कंटेंट को हाइड करती है, लेकिन स्टेगनोग्राफी में क्या होता है कि वो पूरा एग्जिस्टेंस ही गायब कर देती है। ठीक है, इन स्टेगनोग्राफी डेटा लाइक टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो इज एम्बेडेड इनटू अनदर मीडियम सच एज एन इमेज, वीडियो और ऑडियो फाइल विदाउट विजिबली ऑल्टरिंग इट। यानी कि हो सकता है कि मैं किसी इमेज के अंदर किसी टेक्स्ट को छुपा दूं। ठीक है, द वर्ड स्टेगनोग्राफी कम फ्रॉम द ग्रीक स्टेगनोस, कवर्ड और कंसील्ड, ग्राफी राइटिंग। ठीक है, हिंस कवर्ड राइटिंग। एकेटीव एग्जाम में इस तरह से लिख के आना सो दैट आपको और मतलब आपके एक्सप्रेशंस की वजह से आपको और नंबर मिल सके। एग्जाम्पल, अ टेक्स्ट मैसेज इज हिडन इनसाइड एन इमेज फाइल by altering the least significant bits of the pixel even after modification the image looks identical to the human eye। बेसिकली जो मैंने अभी बताया था आपको कि एक टेक्स्ट मैसेज को एक इमेज के अंदर छुपा देना। ठीक है, बाय ऑल्टरिंग द एलएसबीस ऑफ पिक्सल। अब ऐसा करने के बाद भी क्या होगा कि जो इमेज होगी वो एज इट इज लगेगी, आपको फील ही नहीं होगा कि वो इमेज में कुछ छुपा हुआ है, आपको नॉर्मल इमेज ही लगेगी। नेक्स्ट टॉपिक इज डीओएस एंड डीडीओएस अटैक। तो ये एकेटीयू के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा।
तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। A denial of services attack is a cyber attack aimed at making a network service or website unavailable to its intended user by flooding it with excessive requests or exploiting vulnerabilities। यानी कि एक नेटवर्क में या किसी वेबसाइट में इतने ज़्यादा यूजर्स को सेंड कर दो कि वो ट्रैफिक को झेल ही ना पाए और वो डाउन हो जाए। फॉर एग्जांपल, आप आपका स्कूल बैग है, आप जो कॉलेज में लेके जाते हो, मान लो उसमें 5 बुक्स रखने की कैपेसिटी है, आप उसमें डालते हो 50 बुक्स, तो बैग फट जाएगा ना। वही सेम मैकेनिज्म पे ये डीओएस काम करता है, डीओएस अटैक। सेकंड इज जीडीओएस अटैक, डिस्ट्रीब्यूटिव डिनायल ऑफ सर्विसेज। इसमें क्या होता है कि अटैक इज मोर एडवांस फॉर्म ऑफ डीओएस वेयर द अटैक originates from multiple systems, often infected and controlled remotely, simultaneously targeting a single victim। यानी कि इसमें क्या होता है कि ये बस मतलब काफी बड़े लेवल पे, जब डीओएस अटैक जो होता है काफी बड़े लेवल पे होता है, जिसमें क्या होता है मोर एडवांस फॉर्म ऑफ डीओएस वेयर द अटैक originates from multiple system, यानी कि मल्टीपल सिस्टम से वो ओरिजिनेट किया जा रहा है अटैक, एंड किसी एक सिंगल विक्टिम को टारगेट किया जा रहा है। तो ये होता है डीडीओएस अटैक। द मेन गोल ऑफ बोथ डीओएस एंड डीडीओएस अटैक इज टू डिसरप्ट नॉर्मल ऑपरेशन, क्रैश सर्वर्स और डिग्रेड परफॉर्मेंस सो द लेजिटिमेट यूजर्स कैन नॉट एक्सेस द सिस्टम और सर्विस। ठीक है, प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ डीओएस एंड डीडीओएस अटैक। ठीक है, सबसे पहला है सर्वर और वेबसाइट अनअवेलेबिलिटी। बेसिकली इससे क्या होता है कि किसी भी सर्वर को, वेबसाइट को क्रैश किया जा सकता है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू डाउन टाइम, लॉस ऑफ कस्टमर ट्रस्ट, नेटवर्क कंजेशन एंड डेटा लॉस, पोटेंशियल ब्रीच इफ यूज एज अ डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, आप इजीली एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन। सो फर्स्ट इज फायरवॉल्स यूज कीजिए एंड आइडिया सिस्टम्स को यूज कीजिए। ठीक है, एम्प्लॉय रेट लिमिटिंग टू रिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्ट पर यूजर, यानी कि जो आपकी वेबसाइट है, नेटवर्क है, उस पर यूजर लिमिट लगाइए कि एक बार में कितने यूजर्स आ सकते हैं। यूज लोड बैलेंसर टू डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक्स, यानी कि लोड बैलेंसर्स को यूज कीजिए ताकि ट्रैफिक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। सब्सक्राइब टू डीडीओएस प्रोटेक्शन सर्विस लाइक क्लाउडफ्लेयर, अकेमाई। यानी क्लाउडफ्लेयर, आपने काफ़ी सारी वेबसाइट्स आप खोलते हो, आपने देखा होगा क्लाउडफ्लेयर करके आता है, तो वो ये डीडीओएस प्रोटेक्शन सर्विस होती है। कीप सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर अपडेटेड टू प्रिवेंट एक्सप्लॉइट, यानी कि अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को अपडेट रखिए ताकि कोई भी एक्सप्लॉइट से प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक इज एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के हिसाब से, तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एसक्यूएल इंजेक्शन इज अ वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी wherein attackers injects malicious SQL code into input fields of URL, यानी कि जो अटैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, malicious SQL कोड को अपने मतलब इनपुट फील्ड में इंजेक्ट कर देते हैं। जिससे क्या होता है, एप्लीकेशन एग्जीक्यूट्स अनइंटेंडेड डेटाबेस कमांड, यानी कि जो भी हमारी एप्लीकेशन होती है वो डेटाबेस की मतलब जो हैकर चाहता है वो वाली कमांड रन करने लगता है। जिससे क्या होता है, डेटा लीकेज, मॉडिफिकेशन और इस सारे के जो खतरे होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब ऐसे होता क्या है कि वेब एप्स टेक यूजर इनपुट्स एंड बिल्ड एसक्यूएल क्वेरीज, यानी कि वेब ऐप क्या होता है कि यूजर इनपुट लेता है एंड वहां पे एसक्यूएल क्वेरीज को बिल्ड कर देता है। इफ इनपुट इज नॉट वैलिडेटेड और पैरामीटराइज्ड, एन अटैकर कैन सेंड स्पेशली क्राफ्टेड इनपुट्स, एग्जांपल एपोस्ट्रोफी में वन या विदाउट एपोस्ट्रोफी में वन, दैट कैन चेंज द लॉजिक ऑफ अ क्वेरी। यानी कि वही कि जो इनपुट होगा वो मैनिपुलेट कर देते हैं, जिससे क्वेरी का लॉजिक ही चेंज हो जाता है पूरा। The altered query runs on database with the app's privilege and can bypass authentication, read or alter data, drop tablets और execute administrative commands। यानी कि एक बार जो क्वेरी है, वो malicious जो क्वेरी है वो रन हो गई, उसके बाद जो मतलब ऐप होता है वो कुछ भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल, ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर दिया, ठीक है, टेबल्स को डिलीट कर दिया, ड्रॉप टेबल्स का मतलब है टेबल्स को डिलीट कर देना, ठीक है, या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव की कमांड चला देना। ठीक है, SQL injection is a critical web vulnerability caused by unsafe handling of user input in SQL queries। यानी कि अगर आपने अपने SQL एप्लीकेशन को अच्छे से कोड नहीं किया, अच्छे से प्रोग्राम नहीं किया है, अच्छे से उसको सिक्योर नहीं किया है, तो आपका जो एप्लीकेशन है बहुत इजीली SQL इंजेक्शन से डिस्ट्रॉय हो सकता है। इट कैन लीक और डिस्ट्रॉय डेटा। डिफेंस रिलाइज ऑन प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स, strict input validation, least privileged database account, WFS एंड सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिस। यानी कि बेसिकली जो डिफेंस होता है वो रिलाई करता है किस पे, सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिस पे, कि आपने कितने अच्छे से इसको कोड किया है, कितना स्ट्रिक्ट इनपुट आपने उसमें किया हुआ है,
कि ऐसा ना हो कि हैकर कुछ भी इनपुट कर दे और आपका जो एप्लीकेशन है वो क्रैश कर जाए और डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बफर ओवरफ्लो। ठीक है, तो एग्ज़ाम में क्या होता है कभी-कभी ना ये 3-4 क्वेश्चन कंबाइंडली पूछ लिए जाते हैं एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे आपसे हो सकता है पूछ ले कि बफर ओवरफ्लो की डेफिनेशन बताओ एंड एसक्यूएल इंजेक्शन की डेफिनेशन बताओ एंड स्टेगनोग्राफी की डेफिनेशन बताओ। एंड ये तीनों एक ही क्वेश्चन के सब पार्ट्स हो सकते हैं। तो मेक श्योर आप हर तरह से इसको पढ़ के जाएँ। सो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। A buffer overflow occurs when a program writes more data into fixed size memory buffer than it can hold। यानी कि कुछ कुछ सिमिलर है डीओएस के कि वो क्या होता है कि जो मेमोरी बफर की जो कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा का डेटा उसमें इनपुट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है दिस कैन करप्ट डेटा, क्रैश द प्रोग्राम और अलाउ कोड एग्जीक्यूशन। ठीक है, डेटा को करप्ट कर सकता है, पूरे प्रोग्राम को भी क्रैश कर सकता है या फिर कोई भी कोड एग्जीक्यूशन को वो अलाउ कर सकता है। अटैकर्स एक्सप्लॉइट बफर ओवरफ्लो टू ऑल्टर कंट्रोल फ्लो। यानी कि जो नॉर्मल कंट्रोल फ्लो है एक प्रोग्राम का उसको ऑल्टर करने के लिए अटैकर्स बफर ओवरफ्लो को इम्प्लीमेंट कर देते हैं एंड एग्जीक्यूट आर्बिट्रेरी कोड लीडिंग टू रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, प्रिविलेज एस्केलेशन और डीओएस, जो मैंने कहा था कि कुछ कुछ सिमिलर है डीओएस के। एंड लीडिंग टू रिमोट कोड एग्जीक्यूशन यानी कि हो सकता है कि वो रिमोटली कोई कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। कॉमन कॉज अनसेफ फंक्शंस दैट डू नॉट चेक बाउंड्स। ठीक है, मिसिंग इनपुट वैलिडेशन एंड लेन चेक्स। यानी कि कितने साइज का इनपुट आ रहा है ये चेक ना करना या फिर इनपुट वैलिडेशन को मेजर ना करना। थर्ड इज पुअर मेमोरी मैनेजमेंट एंड assumptions अबाउट इनपुट साइज। ठीक है, मतलब बेसिकली पुअर वे ऑफ कोडिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज अटैक्स ऑन वायरलेस नेटवर्क्स। नाउ वायरलेस नेटवर्क्स अलाउस कम्युनिकेशन थ्रू रेडियो वेव्स इंस्टेड ऑफ वायर्ड कनेक्शन। ठीक है, यानी कि वायरलेस नेटवर्क जो होते हैं वो रेडियो वेव्स के थ्रू कनेक्शन करने में हेल्प करते हैं इंस्टेड ऑफ वायर्ड कनेक्शन। While convenient, they are highly vulnerable to targets since signals are transmitted through open air and can be easily intercepted and manipulated by hackers। यानी कि बेसिकली जितना वो कन्वीनियंट है उतना वो सिक्योरिटी इशू भी है, क्योंकि इसमें क्या होता है जो कनेक्शन होता है वो ओपन एयर में होता है। ठीक है, तो वो हैकर्स क्या हो सकता है वो इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं उन सिग्नल्स को या फिर इंटरसेप्ट कर सकते हैं उन सिग्नल्स को। ना वाई वायरलेस सिग्नल्स आर या नेटवर्क्स आर वल्नरेबल। सिग्नल्स ट्रेवल थ्रू एयर, इजी फॉर अटैकर्स टू कैप्चर। यानी कि जो सिग्नल्स हैं वो हैकर्स उसे इजीली कैप्चर कर सकते हैं क्योंकि वो एयर में जाते हैं। मिसकॉन्फ़िगर्ड एक्सेस पॉइंट्स, यानी कि एक्सेस पॉइंट को मिसकॉन्फ़िगर किया जा सकता है। वीक एन्क्रिप्शन होता है इनका डब्ल्यूईपी जैसा। ठीक है, रोग एक्सेस पॉइंट और फेक हॉटस्पॉट्स। ठीक है, और लैक ऑफ यूजर ऑथेंटिकेशन। सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉमन अटैक्स ऑन वायरलेस नेटवर्क्स। ठीक है, वायरलेस नेटवर्क पे कौन कौन से कॉमन अटैक्स किए जा सकते हैं, ठीक है, या फिर जो फेमस अटैक्स हैं। तो ऐसी टेबल बना के आइएगा अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो। सो पहला है ईव्स ड्रॉपिंग। ठीक है, स्निफिंग। तो ये होता क्या है, इंटरसेप्ट्स वायरलेस पैकेट्स टू कैप्चर सेंसिटिव डेटा। यानी कि ये जो वायरलेस पैकेट्स जो हवा में ट्रैवल कर रहे होते हैं उसको इंटरसेप्ट करता है और जो सेंसिटिव डेटा होते हैं उसको कैप्चर करता है। इससे क्या होता है, डेटा थेफ्ट या प्राइवेसी ब्रीच। नेक्स्ट इज रॉग एक्सेस पॉइंट या फिर ईवल ट्विन। ये क्या करता है, एक फेक वाईफाई हॉटस्पॉट को क्रिएट कर देता है। लोगों को लगेगा कि एक जेन्युइन वाईफाई है, पब्लिक वाईफाई, फ्री वाईफाई जो होते हैं, बट वो क्या करेगा उनकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है या फिर जो सारा कुछ जो क्रेडेंशियल वगैरह है वो स्टील कर लेगा। ठीक है, इम्पैक्ट क्या होता है, क्रेडेंशियल थेफ्ट या डेटा कंप्रोमाइज। नेक्स्ट इज मैन इन द मिडल या एमआईटीएम अटैक। इंटरसेप्ट्स एंड मॉडिफाइज कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर्स। ठीक है, यानी कि यूजर्स के बीच में क्या होता है कि ये मतलब क्लाइंट और सर्वर के बीच में ये बीच में इंटरसेप्ट कर देता है और ये जैसा कि नाम कह रहा है कि मैन इन द मिडल। ठीक है, तो डेटा टेम्परिंग एंड सेशन हाईजैकिंग। फोर्थ इज डिनायल ऑफ सर्विसेज, डीओएस या फिर जैमिंग, जिसके बारे में अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वही है। फ्लड्स चैनल्स और सेंड नॉइस टू डिसरप्ट कनेक्शन। यानी कि बहुत सारा जो सिग्नल्स होता है, बहुत सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं वो किसी सर्वर पे सेंड कर सकता है। इससे क्या होता है, नेटवर्क डाउन टाइम या फिर सर्वर डिस्ट्रप्शन। अगला है मैक एड्रेस स्पूफिंग। ये क्या करता है कि ये मैक एड्रेस ही चेंज कर देता है डिवाइस का। मैक एड्रेस बेसिकली मैक एड्रेस वो एड्रेस होता है जिससे जो मतलब हर डिवाइस का यूनिक होता है। ठीक है, ये उसी को चेंज कर देता है, मतलब टेम्पोरेरीली चेंज कर देता है। ठीक है,
इससे क्या होता है, बाईपास एक्सेस कंट्रोल का इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिप्ले अटैक। रिप्ले कैप्चर्स वैलिड पैकेट्स टू गेन ऑथराइज एक्सेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो आप अपना इंस्टाग्राम लॉगिन कर रहे हो और आपका जो आईडी पासवर्ड है वो कोई कैप्चर कर ले। ठीक है, इससे क्या इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, अनऑथराइज एक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट इज पासवर्ड क्रैकिंग। यूज ब्रूट फोर्स और डिक्शनरी अटैक ऑन वाईफाई पासवर्ड्स। यानी कि ब्रूट फोर्स अटैक या डिक्शनरी अटैक जैसे अटैक्स किए जा सकते हैं ऑन वाईफाई। इम्पैक्ट इससे पड़ सकता है कि फुल नेटवर्क कंप्रोमाइज। ठीक है, नेक्स्ट इज सेशन हाईजैकिंग। स्टील सेशन टोकन्स और कुकीज टू टेक ओवर सेशन। ठीक है, यानी कि आपका इंस्टाग्राम अगर लॉगिन है तो मे बी आपकी जो सेशन की कुकीज होती है वो स्टील हो सकती है। अब इससे क्या होता है कि आपका पूरा पूरा अकाउंट ही टेक ओवर किया जा सकता है या फिर डेटा ब्रीच। अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? ठीक है, सबसे पहले यूज स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल्स, इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स जैसे कि WPA3 या WPA2 जो कि अभी मॉडर्न स्टैंडर्ड है। ठीक है, WEP जैसे स्टैंडर्ड्स को फॉलो ना कीजिए। डिसेबल WPS एंड चेंज डिफॉल्ट राउटर क्रेडेंशियल। ठीक है, अपने जो WPS है उसको डिसेबल कीजिए एंड जो डिफॉल्ट राउटर के जो क्रेडेंशियल है जैसे एडमिन एडमिन होता है मोस्टली, जो राउटर के क्रेडेंशियल होते हैं उसको चेंज कीजिए। ठीक है, थर्ड इज यूज फायरवॉल एंड VPN फॉर सिक्योर कनेक्शन। यानी कि फायरवॉल और VPN को यूज कीजिए ताकि वो कनेक्शन सिक्योर हो सके। रेगुलरली अपडेट राउटर फ्रेमवर्क, यानी कि राउटर का जो मेन कोर फ्रेमवर्क है उसको रेगुलरली अपडेट करती रहिए। ठीक है, मॉनिटर फॉर अनऑथराइज्ड एक्सेस पॉइंट, यानी कि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस पॉइंट तो नहीं है। ठीक है, एजुकेट यूजर अबाउट फेक वाईफाई नेटवर्क्स। नेक्स्ट टॉपिक इज फिशिंग एंड आइडेंटिटी थेफ्ट एंड इंट्रोडक्शन टू फिशिंग। ठीक है, तो फिशिंग जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है हैकिंग का। ठीक है, जो कि मोस्टली लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, phishing is a social engineering attack used by cyber criminals to trick individuals into revealing sensitive information such as username, password, credit card information या बैंकिंग क्रेडेंशियल बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन। जनरली आपने सुना है ना कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं, हम SBI से बात कर रहे हैं, आपका यूजर नेम चाहिए, आपका अकाउंट डिटेल्स चाहिए, आपका पासवर्ड चाहिए, तो ये फिशिंग के अंडर में आता है। Phishing is a fraudulent practice of sending deceptive message usually by email, SMS or fake website that appears to come from trusted source to steal confidential data। यानी कि हैकर्स क्या करते हैं, आपको फेक वेबसाइट्स वगैरह भेजते हैं, फेक ईमेल्स भेजते हैं और वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो ट्रस्टेड सोर्स से हैं। एग्जांपल देखिए, अ यूजर रिसीव्स एन ईमेल दैट अपीयर्स फ्रॉम अ बैंक आस्किंग टू वेरीफाई योर अकाउंट। द लिंक redirects टू फेक बैंकिंग वेबसाइट डिजाइंड फॉर स्टीलिंग लॉगिन डिटेल्स। ठीक है, तो हो सकता है ऐसे कोई बैंक की तरफ से आपको कोई मेल आया हो जो कि लगे कि बैंक से है बट वो एक फ्रॉड मेल होगा। अब उसमें क्या होगा, वो बोलेगा कि अपनी बैंक स्टेटमेंट अपडेट करवा लीजिए, बैंक अकाउंट अपडेट करवा दीजिए, वेरीफाई योर अकाउंट। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जो हैकर है वो आपकी जो लॉगिन है वो स्टील कर लेगा बिकॉज उसने आपको एक फेक वेबसाइट भेजी होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स। अवॉइड क्लिकिंग ऑन सस्पिशियस लिंक। यानी कि फिशिंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि कोई भी सस्पिशियस लिंक दिखे या मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लिंक्स खोलने से अवॉइड ही कीजिए अनलेस यू नो कि ये लिंक सही है। ठीक है, चेक ईमेल सेंडर एड्रेस केयरफुली। यानी कि जो भी आपको मेल भेज रहा है उससे क्लियरली उसका ईमेल एड्रेस पहले वेरीफाई कीजिए क्या वो लेजिटिमेट है। यूज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपके क्रेडेंशियल चली भी जाएं तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की वजह से आप बच जाएंगे। कीप एंटीवायरस एंड ब्राउजर अपडेटेड, यानी कि ब्राउजर को एंटीवायरस को अपडेटेड रखिए। और वेरीफाई वेबसाइट्स URL। मेक श्योर कि HTTPS हो, HTTP ना हो, HTTPS हो। एंड एक लॉक आइकन होता है जो कि HTTP के साइड में बना होता है, HTTPS के, वो लॉक आइकन इनेबल हो। अगला टॉपिक है आइडेंटिटी थेफ्ट या आईडी थेफ्ट। तो वही हमेशा की तरह डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट इज अ क्राइम in which an attacker steals someone's personal or financial information such as name, Aadhaar number, bank account details, passport or credit card to impersonate the victim and commit fraud। यानी कि कोई अगर आपकी आईडी लेके क्राइम कर दे तो वही है ना कि ब्लेम आपके ऊपर आ जाएगा। आपकी आईडी कोई चोरी कर लेगा, बेसिकली आपकी आईडी से कोई और गलत काम करेगा, ये होता है आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, आइडेंटिटी थेफ्ट refers to unauthorized execution and use of another person's identity to perform illegal acts like financial fraud, online purchase और creating fake accounts। ठीक है, सिंपल है कि आपकी आईडी लेके कोई ऑनलाइन परचेसेस करे या कोई फाइनेंशियल फ्रॉड कर दे या फिर कोई फेक अकाउंट बना ले आपके नाम से और सारे गलत काम करे। ठीक है, टेक्निक्स यूज्ड। सबसे पहली है ब्रूट फोर्स अटैक। ट्राई एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स
until the password is found। यानी कि पहली बात तो हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं, ब्रूट फोर्स अटैक, डिक्शनरी अटैक, हाइब्रिड अटैक ये क्या होते हैं, बट फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है ब्रूट फोर्स अटैक में कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को ट्राई किया जाता है और तब तक ट्राई करते हैं जब तक आपका पासवर्ड जो होता है वो मिल नहीं जाता। गारंटी होती है कि हो जाएगा, बट स्लो होता है, बहुत स्लो होता है प्रोसेस। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ग्रोज विद लेंथ एंड कैरेक्टर सेट, यानी कि जितना बड़ा पासवर्ड होगा उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम लगेगा। नेक्स्ट इज डिक्शनरी अटैक, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ट्राई वर्ड्स फ्रॉम अ वर्ड लिस्ट, जैसे कि कॉमन पासवर्ड जो होते हैं या फिर लीग पासवर्ड जो होते हैं उनसे ट्राई करना। ठीक है, फास्टर देन ब्रूट फोर्स फॉर ह्यूमन पासवर्ड, यानी कि ब्रूट फोर्स से थोड़ा फास्टर होता है। ठीक है, हाइब्रिड अटैक जिसमें डिक्शनरी प्लस वेरिएशन, यानी कि दोनों चीज़ें ब्रूट फोर्स और डिक्शनरी दोनों आ जाते हैं। अब बात करते हैं कॉमन टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट की। ठीक है, तो ये इंटेंशंस हैं कि आइडेंटिटी थेफ्ट को किस किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल, इसमें क्या होता है कि आप किसी और पर्सन की फाइनेंशियल डिटेल्स को यूज़ करके मतलब कुछ भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मॉनेटरी गेन के लिए ही सही। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं कि यूजिंग स्टोलन क्रेडिट कार्ड्स डिटेल्स फॉर परचेजेस। ठीक है, किसी और कहीं मतलब मान लीजिए कार्डिंग वगैरह होती है, यहाँ पे चोरी का क्रेडिट कार्ड वगैरह ले लिया जाता है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट में आता है। उसके बाद है क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट, pretending to be someone else during a legal investigation, example giving another's identity to the police during arrest। यानी कि हो सकता है कि आपके किसी दोस्त ने क्राइम किया हो और आपको पता है कि इसी दोस्त ने क्राइम कमिट किया है, बट आपने क्या किया, उस दोस्त की जगह किसी और थर्ड पर्सन का नाम दे दिया जो कि मे बी आपका एनिमी हो सकता है। इससे क्या हुआ कि वो जो थर्ड पर्सन है उसको बेमतलब का उसके ऊपर ब्लेम आ गया, जबकि उसकी कोई गलती ही नहीं थी। तो ये आता है क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर। थर्ड इज मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट, यूजिंग अनदर्स मेडिकल अश्योरेंस इंश्योरेंस और रिकॉर्ड, यानी कि हो सकता है कि आप किसी के मेडिकल रिकॉर्ड्स के हेल्प से अपना कोई बेनिफिट ले लें। ठीक है, गेटिंग फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट यूजिंग स्टोलन हेल्थ आईडी। ठीक है, pretty much straightforward. Next is child identity theft, using minors data for creating false identities, for example applying for loans using a child's SSN और आधार। ठीक है, किसी बच्चे की आइडेंटिटी चुरा के ये सारे काम करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिंथेटिक आइडेंटिटी थेफ्ट, कंबाइनिंग अ रियल और फेक इन्फो टू क्रिएट न्यू आइडेंटिटीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिक्सिंग स्टोलन डेटा टू ओपन फेक अकाउंट, यानी कि कुछ अपना मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है प्रिंस यादव। ठीक है, तो आपने यादव हटा दिया और मान लीजिए सिंह लगा दिया, तो प्रिंस सिंह अब वो हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके ये आता है सिंथेटिक आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर। अब बात करते हैं मेथड्स यूज्ड बाय अटैकर्स कि ये कैसे ऑप्ट किया जाता है। तो सबसे पहला है फिशिंग ईमेल्स एंड फेक वेबसाइट्स। ठीक है, फिशिंग ईमेल से या फेक वेबसाइट से आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट इज डेटा ब्रीचेस फ्रॉम बैंक्स, हॉस्पिटल और ई कॉमर्स साइट, मतलब जो जो डेटा ब्रीचेस होते हैं, बैंक्स के डेटा ब्रीच होते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह के डेटा ब्रीच होते हैं, या फिर कोई भी ई कॉमर्स साइट के होते हैं, जैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के हुए थे, ये सारे डार्क वेब पे चले जाते हैं डेटा। ठीक है, अटैकर्स इनको मतलब क्या करते हैं कि ये मतलब जो डेटा लीक हो जाते हैं, अटैकर्स इनको उठाते हैं और फिर से मतलब उसको यूज़ करते हैं ये आइडेंटिटी थेफ्ट में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सोशल इंजीनियरिंग एंड शोल्डर सर्फिंग। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग करने का काम आता है। नेक्स्ट इज मालवेयर और कीलॉगर डेट रिकॉर्ड की स्ट्रोक्स। ठीक है, लास्ट डम्पस्टर्स ड्राइविंग, स्टीलिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिस्कार्डेड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, स्टीलिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब कॉन्सिक्वेंस, इससे होता क्या है, फाइनेंशियल लॉस एंड क्रेडिट स्कोर डैमेज। ठीक है, हो सकता है कोई आपकी आइडेंटिटी यूज करके आपका मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड यूज करके अपना शॉपिंग वगैरह कर रहा हो, आपको पता ही ना हो, जिससे आपको फाइनेंशियल लॉस एंड क्रेडिट स्कोर आपका खराब हो सकता है। ठीक है, लीगल कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू फॉल्स क्रिमिनल रिकॉर्ड। ठीक है, आपको लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है किसी ने आपका नाम दे झूठे में दे दिया हो। ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो चुका है, मान लीजिए किसी ने आपका नाम दे दिया हो किसी गलत काम में। ठीक है, आपको पता ही नहीं है। इमोशनल डिस्ट्रेस और रेपुटेशनल हार्म। ठीक है, आप पे अगर कोई किसी ने ब्लेम लगा दिया तो जाहिर सी बात है आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है, आपको इमोशनल थोड़ा डिस्ट्रेस हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिफिकल्टी इन रिगेनिंग डिजिटल ट्रस्ट और अकाउंट एक्सेस। ठीक है, क्या होता है कि एक बार जैसे अब मान लीजिए कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाता है, तो क्या होता है कि एक बार अगर हैक हो जाए तो इवन तो अगर आप मतलब सबको बता भी दें कि मेरा अकाउंट हैक हुआ था, फिर भी लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं आता इतनी इजीली। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो काइंडली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड इसी के साथ हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं एक नेक्स्ट यूनिट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।